नाउ गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया। कुछ एक दो आपने एग्जांपल्स देखे थे उसके रेशियोज के, तो आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं पहले। Now example is if x is to y is equal to 3 is to 4 and y is to z is equal to 6 is to 11, then find x is to y is to z। ये आपका एक क्वेश्चन है। क्या गिवन है? रेशियो बिटवीन x एंड y इज 3/4 या 3:4 एंड y एंड z, y is to z 6 and 11। आपको x, y, z इन तीनों का कंबाइंड रेशियो चाहिए। तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, वो देखें। आपको मालूम है x, y, z, x 3 है, y 4 है, 9 2 में, y आपका 6 है और z आपका 11 है। ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि y यहाँ पे कॉमन है दोनों में। x is to y है, एक रेशियो x और y का है, एक y is to z है। कंटिन्यूशन में अपन एक साथ रेशियो लिख रहे हैं तीनों क्वांटिटी का। y इसमें कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है, लेकिन ये दोनों फिगर्स सेम नहीं है। तो जैसे आप एलसीएम लेते हैं, सेम बनाते हैं डिनोमिनेटर को, सिमिलरली यहाँ भी आप एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू 12। 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 12। तो आपको यहाँ पर भी 12 फॉर्म करना है, यहाँ भी 12 डालना है, जिससे कि ये दोनों सेम हो जाएंगे। फिर अपन कंटिन्यूशन में इनका रेशियो लिख सकते हैं। तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। अब आपको कोई डाउट है तो बोल देना। ये आपका स्टेप, जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन है, कंबाइन करना है आपको रेशियो को। तो कॉमन पार्ट आप देखोगे, कॉमन पार्ट का एलसीएम लोगे और उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपने लिखा x, y, z, 3 into 3 9, 4 into 3 12, चाहे यहां से भी 6 into 2 12 ही होगा। तो डबल लाइन की जगह अपन एक साथ एक लाइन सिंगल बना रहे हैं। कॉमन फिगर 12 ले लिया अपन ने, चाहे वो ऊपर वाली लाइन से देखो चाहे वो नीचे वाली लाइन से देखो। एंड 2 into 11 22। ये हो गया आपका कंबाइंड रेशियो। क्या बन गया? 9 is to 12 is to 22 is the combined ratio of x, y and z। ये आपका मेथड, ये आपके स्टेप। अब आपको कोई डाउट इसमें कंबाइन कैसे करते हैं? एलसीएम लेके नॉर्मल जैसे अपन ने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जांपल चले। ये क्लियर सबको? एग्जांपल क्लियर सबको? ओके। Now next example देखें। in a bag there are coins in the denominations denomination of rupees 1, rupees 2 and rupees 5 in the ratio 3:5:7, in the ratio 3:5:7 respectively, if the total value of
the coins in the bag is rupees 144. Find the number of coins in each denomination. And also the total value of rupees 2 coins. In a bag, there are coins in the denomination of rupees 1, rupees 2, rupees 5. एक बैग में 3 टाइप्स के कॉइन्स हैं, रुपीज 1, रुपीज 2, रुपीज 5. कुछ कॉइन्स रुपीज 1 के, कुछ रुपीज 2 के, कुछ रुपीज 5 के कॉइन्स हैं और इनका रेशो है 357. 357 रेशो में ये कॉइन्स है आपके पास. इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इन द बैग इज रुपीज 144, तो अपने लेट करा. कल मैंने आपको बताया था रेशियोज अगर गिवन है तो आप नंबर सिलेक्ट कर सकते हो. एक्स लगा के रेशियो के आगे लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज बी, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज बी 3x. कितने कॉइन्स हैं बैग में? 1 रुपीज के 3x कॉइन्स हैं. एंड बैग में 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं? 5x. एंड 5 रुपीज के नंबर ऑफ कॉइन्स को क्या लेट करूं? 7x. क्या मान लें आप? क्या मान सकते हो आप? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 1 बी 3x, देन 5x, देन 7x. रेशियो अगर गिवन है तो आप उसको x लगा के नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते. लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 1, रुपीज 2 एंड रुपीज 5 be 3x, 5x and 7x respectively. यह पहले लैक किया. ठीक है. अब आपको यह मालूम है कि बैग में टोटल अमाउंट, नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं, टोटल अमाउंट 144 रुपीज है. अमाउंट 144 रुपीज है. और ये जो फिगर है 3x, जो भी क्या क्या है 3x, 5x है, ये जो फिगर है x इन्वॉल्व जिसमें है, ये फिगर्स नंबर ऑफ कॉइन्स है, अमाउंट्स नहीं है. डिफरेंस दोनों में आप समझो. आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो अमाउंट है 144 रुपीज, और यहाँ जो आपका रेशियो से जो आपने लिखा ये नंबर ऑफ कॉइन्स है. दोनों में डिफरेंस है. तो आप इनको ऐड करके 144 के इक्वल नहीं कर सकते हो. वो कब कर सकते थे? जब क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा होता, काउंट करने पर. तो आप मेरे को बता सकते हो कोई भी कि ये इक्वेशन कैसे बनाऊं मैं? ओके. अगर मैंने आपको ये पूछा कि 1 रुपीज के सपोज 20 कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के सपोज 15 कॉइन्स हैं, 5 रुपीज के सपोज 30 कॉइन्स हैं, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि टोटल अमाउंट कितना होगा? बैग में टोटल अमाउंट कितना होगा? So number of coins multiplied by the rupees they are having. Yes. सबको ऐड करके. बिल्कुल. 1 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 20 कॉइन्स इज इक्वल टू 20 रुपीज. 20 कॉइन्स हैं 1 रुपीज के, तो अगर हम उनको 1 रुपीज ऐड करें, काउंटिंग करें, तो उनकी जो वैल्यू है उन नंबर ऑफ कॉइन्स की वो हो गई 20 रुपीज. 1 रुपीज
मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 20 रुपीज। सिमिलरली आपके पास 2 रुपीज के अगर 15 कॉइन्स हैं तो आपका अमाउंट हो गया 30 रुपीज। 15 इंटू 2, हर कॉइन की वैल्यू 2 रुपीज है, 15 कॉइन्स है, 15 इंटू 2 30 रुपीज। एंड 5 रुपीज के 30 कॉइन्स है, वैल्यू हो गई आपकी 150 रुपीज। 30 इंटू 5 150, ठीक है। इन तीनों को प्लस कर दोगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा आपके पास, कितना अमाउंट है आपके पास, ठीक है। तो 20 प्लस 30 प्लस 150 ये आपका अमाउंट बन जाएगा। इस तरह से तो आप अमाउंट निकालोगे। नंबर ऑफ कॉइन्स जितने हैं उसको उसकी वैल्यू से, इसके डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये लॉजिक आपको समझना है, अमाउंट निकालने के लिए यूज करा। तो सेम लॉजिक आपको मुझे यहाँ भी यूज करना है। आपको मुझे ये बताना है कि टोटल अमाउंट कितना है, टोटल वैल्यू कितनी है। नाउ टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, क्वेश्चन सामने है, आप में से आपको ये बताएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको आप समझ में आया कि टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे। 3x into 10x एक तो होगा आपके पास रुपीज वन मल्टीप्लाई बाय 3x, ₹2 मल्टीप्लाई बाय 5x, ₹5 मल्टीप्लाई बाय 7x, और फिर इन सबका एडिशन। डिनोमिनेशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू अमाउंट या वैल्यू, जैसा आप बोलते हो, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ लिखा टोटल अमाउंट कैलकुलेट किया तो वैल्यू क्या मिली, ₹1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉइन्स 3x प्लस वैल्यू 2 रुपीज, डिनोमिनेशन 2 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉइन्स 5x प्लस डिनोमिनेशन 5 रुपीज, वैल्यू 5 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉइन्स 7x। और ये जो अमाउंट मेरे पास आएगा ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा ना, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7x, दैट इज इक्वल टू गिवन वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 144। ये हो गई आपकी इक्वेशन फॉर्म। अब आप बोलो कोई डाउट इसमें किसी को, एनी डाउट? समझ में आई बात, इक्वेशन बनाने का तरीका। नाउ अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे। 3x हो गया, 2 इंटू 5 10x, 5 इंटू 7 35x इज इक्वल टू 144। फिर प्लस करोगे इसको तो 35 और 10 45 प्लस 3 48x इज इक्वल टू 144। x इज इक्वल टू 144 अपॉन 48, और इसको 3 से ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा x की वैल्यू 3, ठीक है। x इक्वल टू 3 आपको मिलेगा, और अब आप x की वैल्यू को 3 को प्लेस करोगे तो आपके सारे आंसर्स फाइंड हो जाएंगे। अब फाइंड क्या करना था अपने को, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच डिनोमिनेशन। आंसर नंबर 1। नाउ देयरफॉर 1 रुपीज कॉइन्स हो गए आपके पास। 3x लैग किया था, x की वैल्यू 3 थी, 3x आपने लैग किया था तो 9 कॉइन्स हो गए। x 3 रखने पर 2 रुपीज के कॉइन्स हो गए आपके पास। आपने लैग किया था 5x, x की वैल्यू 3 रखने पर 15 कॉइन्स हो गए। 5 इंटू 3, 5 रुपीज के कॉइन्स की बात करें, आपने लैग किया था 7x, x की वैल्यू 3 रखने पर 21 कॉइन्स हो गए, और ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। और ऑल्सो द टोटल वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स, तो वो आपने अभी किया, वैल्यू निकालनी है तो डिनोमिनेशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉइन्स कर दोगे। 2 रुपीज की वैल्यू पूछिए, टोटल वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स, टोटल वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स, दैट इज नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपीज के कितने हैं, 15 है, डिनोमिनेशन 2 रुपीज है, 15 इंटू 2 30 रुपीज इनकी वैल्यू हो जाएगी। 2 रुपीज के 15 कॉइन्स हैं तो उस 2 रुपीज के कॉइन्स की वैल्यू अगर पूछो तो 30 रुपीज हो जाएगी, और नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे तो ऊपर आपके आंसर्स।
अब आपको जो भी कोई डाउट है इसमें वो आप पूछ सकते हो। अगर कोई बात समझ में नहीं आई, कोई डाउट, कोई स्टेप, इजी है बिल्कुल क्वेश्चन वैसे, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ओके, तो नो डाउट अपन ये मान के चले, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question is the ratio of the prices of two houses was 16:23. The ratio of the prices of two houses भी 16:23. दो हाउसेज हैं, उनकी प्राइजेस जो है उनका रेशो यह है। आगे 2 years later when the price of the first has increased by 10% and that of the second by rupees 477. Second by rupees 477. The ratio of the prices becomes 11:20. Find the original prices. Of the two houses. ये आपका क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है, दो हाउसेस हैं, उनकी प्राइजेस का जो रेशियो है वो 16:23 है। तो स्टेप 1, लेट द प्राइजेस ऑफ ओरिजिनल प्राइजेस ऑफ टू हाउसेस बी 16x रुपीज एंड 23x रुपीज। जो आपको रेशियो गिवन है उसके आगे x लगा दो, प्राइजेस आपके सामने आ जाएंगी। तो लेट द ओरिजिनल या इनिशियल प्राइजेस ऑफ two houses be 16x 23x रुपीस। ओके, स्टेप 1। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में। 2 years later when the price of the first has increased by 10%. अगर फर्स्ट हाउस की प्राइस 10% इंक्रीज कर दूं मैं, तो आप में से कौन बताएगा न्यू प्राइस क्या होगी। न्यू प्राइस ऑफ द फर्स्ट हाउस 10% of 16x plus 16x. 10% of 16x. Yes, correct. 10% of 16x plus 16x. 16x तो था ही, उसमें आप 10% निकालोगे 16x का और ऐड कर दोगे। 10% of 16x plus 16x, that is न्यू प्राइसेस। और अगर आप डायरेक्ट जाओ तो एक और काम हो सकता है, क्या 10% ऑफ 16x प्लस 16x अगर मैं करता हूं, अभी आप पहले देखो 10% का मतलब 10/100 ऑफ 16x और प्लस 16x ये करते हैं। तो आप 16x को कॉमन ले लोगे अगर, तो आपको मिलेगा 10/100 प्लस 1, 10/100 प्लस 1, और एलसीएम लेके जब ऐड करोगे
तो 10 + 100 110 by 100 हो जाएगा, ये भी सही है। अगर मैंने बोला आपको सीधा ऐसे भी कर सकते हो आप शॉर्ट में ना, दोनों सही है, कैसे भी लिख दो। जैसे मैंने आपको बोला कि किसी अमाउंट है रुपीज, मान लो 800 रुपीज, ये मान लो सैलरी है या अमाउंट है, कुछ भी मान लो। अब मैंने सैलरी को इंक्रीज कर दिया, सपोज 15% इंक्रीज करा, और मैंने आपसे पूछा न्यू सैलरी बताओ, न्यू सैलरी, तो कौन बताएगा? 15% of 800 plus 800. यस करेक्ट, 15% ऑफ 800 + 800, ये अपना रूल है। 800 तो है ही, प्लस और कर, या मैं अब इसको डायरेक्ट भी तो करूं, ये तो है ही जो आप कर रहे हो। अब इसका डायरेक्ट तरीका सीख रहे हैं। मैंने बोला 15% ऐड करके न्यू सैलरी बताओ, सीधा एक ही लाइन में कर देता हूं एक साथ। 115, मैंने आपको भी बताया कि आप क्या लिखोगे, 15 by 100 into 800 + 800, फिर 800 कॉमन ले लोगे तो 115 डायरेक्ट कर दो, ऐसे आ जाएगा, डायरेक्टली न्यू प्राइस आ जाएगी आपकी। ये भी सही है, आपका तरीका गलत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट बता दो कि अपन जब रेशियो पढ़ रहे थे अपन डायरेक्ट ही क्यों नहीं निकाले, है ना। और अगर मैंने आपको बोला कि किसी की सैलरी रुपीज 800 है और मैंने उसकी सैलरी को डिक्रीज करा, कम कर दी सपोज 20%, तो कम करने के बाद न्यू सैलरी कितनी हुई, न्यू सैलरी कितनी? 800 minus 20 into 10 by 100. 800 minus 20 into 20 by 100 हो, इसका 20% निकाल के 800 में से माइनस कर दोगे आप। 800 minus 20% ऑफ 800, कितना कम हुआ वो निकालोगे, और इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो। 100 में से अगर डिक्रीज हुआ तो 20 को माइनस कर दो, 80 हो जाएगा। 80 by 100 into 800। आप ये समझो, इनिशियल सैलरी 100 थी, 20% यानी 20 कम कर दी तो 80 हो गई, तो इसीलिए 80 by 100 into 800। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो हर क्वेश्चन, यानी इंक्रीज है तो उतना 100 में प्लस कर दो और परसेंटेज की तरह से कैलकुलेट कर लो, और अगर डिक्रीज है तो माइनस कर दो, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ये काट दो, 8 into 8 640 उसकी न्यू सैलरी हो गई, एक ही बात है, ठीक है। तो अभी अपन ने यहाँ पर कोई सा भी एक मेथड अप्लाई किया, न्यू प्राइस लिखी है मैंने। नाउ न्यू प्राइस ऑफ फर्स्ट हाउस, न्यू प्राइस ऑफ फर्स्ट हाउस भी 16x तो है, इसका कितना परसेंट, 10%, तो डायरेक्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 110/100 कर सकते हो, या जैसा आपने बोला एक ही बात है। अब आप पहले मुझे ये बताओ, इसमें कोई डाउट? न्यू प्राइस समझ में आ रही है फर्स्ट हाउस की? तो अब अपन इसको 0 से 0 कट करें, 16 को करते हैं 11 से मल्टीप्लाई, 11 into 6 66, ठीक है। फिर 11 और 6 17, डिवाइडेड बाय 10, x का x, ठीक है। 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल लगेगा, 176 में 6 के बाद 17.6x हो जाएगा। ये स्टेप 1, ठीक है। ये हो गई न्यू प्राइस ऑफ फर्स्ट हाउस। अब हम लिखते हैं न्यू प्राइस ऑफ द सेकंड हाउस। आपने ओरिजिनल थी 23x, देखो क्या लिखा है, सेकंड हाउस की प्राइस इंक्रीज की गई है ₹477, मतलब कितनी हो गई? 23x plus 477. यस, 23x plus 477 ऐड हो जाएगा सिंपली इसमें, तो न्यू प्राइस हो गई 23x plus 477। अब ऐसा करने पर द रेशियो ऑफ द प्राइसेस बिकम्स 11:20। अब आपके पास एक तो ये आ गया और एक ये, इन दोनों का रेशियो 11:20 होना चाहिए।
यानी कि दिस नंबर इज टू दैट नंबर इज इक्वल टू होना चाहिए गिवन रेशियो 11:20 के। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर फ्रैक्शन में लिख के 17.6x डिवाइडेड बाय 23x प्लस 477 इज इक्वल टू 11/20, क्योंकि आपको मालूम है रेशियोज को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो मैंने वो रेशियो लिखा वहां से, उसको गिवन रेशियो के इक्वल किया। एनी डाउट? एनी डाउट? इक्वेशन समझ में आई? अब आपकी कैलकुलेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करना रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें इसको। नाउ 20 को 17.6 से 11 को इधर, 11 को 23 से मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 3 33 और 22 और 3 ऐड होके 25, 253x हो गया, प्लस 11 इंटू 477 करो, 11 इंटू 7 77, 77 में 7 ऐड हुआ 84 और 8 और 44 में 8 ऐड हुआ 52, और इधर 17.6 को 20 से इंटू कर दो, यानी 176 इंटू 2 कर दो, तो यहाँ आएगा आपका 2 6 12, 14 और 1 15 और 3 और x। ठीक है? एनी डाउट? क्लियर? अब आप इसको 253 को इधर ले जाओ, माइनस कर दो, 5247 बचा, 352x माइनस 253x, देयरफॉर 5247, 12 माइनस 3 9, 4 बचा, 14 माइनस 5 9, और ये 0 हो जाएगा, 99x हो गया। और आप डिवाइड बाय 99 कर दो तो x की वैल्यू जाएगी आपके पास 5247 डिवाइडेड बाय 99। अब 99 से देखो कितनी बार डिवाइड जाएगा, 3 से कट कर लो पहले, 1, 9 से कर दो, 9 से कर दो, 52 में 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 7 बचा 74, 9 8 जा 72, 2 बचा 27, 3 टाइम्स और 11। 9 से कट किया मैंने, अब 11 से कट करो, 11 से 5 55, 3 33, ये आपको वैल्यू मिली 53, x की वैल्यू। एनी डाउट यहां तक? x आ गया आपके पास 53। अब देखिए आंसर क्या फाइंड करना था, आंसर आपको निकालना था फाइंड द ओरिजिनल प्राइजेस। अब ओरिजिनल प्राइजेस लिख लो आपके पास, 16 इंटू 53, 23 इंटू 53। नाउ देयरफॉर ओरिजिनल प्राइजेस ऑफ 2 हाउसेस भी 16 into 53 and 23 into 53। 16x 23x आपने लैग किया था ना, तो इसको इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो गया, 848 रुपीज एंड 1219 रुपीज, ये आंसर्स। अब आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो। क्लियर? नो डाउट? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये हो गया। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। फाइंड इन व्हाट रेशियो will the total wages of the workers of a factory be increased or decreased
be increased or decreased if there be a reduction in the number of workers in the ratio (15:11) and an increment in their wages in the ratio 22:25. क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या मतलब है क्वेश्चन का? फाइंड इन व्हाट रेशियो will the total wages of the workers of a factory be increased or decreased if there be a reduction in the number of workers in the ratio 15:11. मतलब एक कंपनी में ओरिजिनली स्टार्टिंग में इनिशियली सपोज जस्ट 15 वर्कर्स अगर काम करते थे, तो कंपनी ने थोड़े टाइम के बाद में उन नंबर ऑफ वर्कर्स में कम कर दिए नंबर्स को, कुछ वर्कर्स को निकाल दिया, कुछ वर्कर्स को हटा दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स कम कर दिए, 15 थे 11 कर दिया, तो ये हो गया देयर इज अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो। 15 थे मान लेते हैं, 11 कर दिया अभी, है ना। अब जब आपके नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे, कुछ वर्कर्स को आप हटा दोगे, तो वो वर्कर्स जो काम कर रहे थे वो कहाँ जाएगा, वो कौन करेगा? तो नेचुरली जो वर्कर्स आपके पास बचे हैं उन सब में वो काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे एक वर्कर जो काम कर रहा था उसका कुछ पोर्शन पुराने वर्कर को दे दिया, ऐसे करके। तो नेचुरली जो वर्कर्स बचे हुए हैं उनके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ेगा, काम का लोड बढ़ेगा, उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो नेचुरली उनकी डिमांड होगी कि हमको सैलरी ज्यादा दिया जाए, इंक्रीमेंट दिया जाए, कुछ पैसे बढ़ाए जाए, फिर हमसे आप जब काम ज्यादा ले रहे हो तो आपकी कंपनी को कुछ प्रॉफिट भी तो हो रहा है। जिन वर्कर्स को उन्होंने निकाल दिया उनकी सैलरी बच रही है, तो उनको जो अमाउंट दिया जा रहा था, ठीक है भाई इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो कंपनी ने उनके वेजेस बढ़ा दिए। किस रेशियो में? 22:25। एवरेज सबके वर्कर की सैलरी सबकी अलग अलग होती है, तो ऐसा नहीं, ऑन एन एवरेज आपने सपोज करो कि पर वर्कर इनिशियली 22 रुपीज देती थी कंपनी, हर वर्कर को 22 रुपीज देती थी कंपनी, अब 22 की जगह वो 25 रुपीज हो गया। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो ऐसा करने पर कंपनी को प्रॉफिट है कि लॉस है? भाई वर्कर कम कर दिए लेकिन सैलरी बढ़ा दी, तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी का एक्सपेंडिचर जितना पहले था, टोटल वेजेस जो वो पहले पे करती थी वो वेजेस ज्यादा थे और अब कम हो गए, तो प्रॉफिट। पहले कम थे और अब ज्यादा हो गए, ज्यादा खर्चा हो गया, ज्यादा पेमेंट देना पड़ रहा है, ये आपको बता रहा है, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। पहले तो आप ये समझो, ठीक है। आपके पास टाइम ऑलमोस्ट 5 मिनट्स है, अगर ये क्वेश्चन पूरा नहीं होता है तो आप तुरंत वापस ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि अपन इसको पूरा करके ही क्लास खत्म करेंगे। अगर करेंगे तो अभी इसको पूरा करने की करते हैं। तो आपको में से कोई किसी को मतलब दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो आप ये समझो, ठीक है। तो मैंने लेट किया द नंबर ऑफ वर्कर्स बी इनिशियली एंड आफ्टर रिडक्शन, तो क्या मिला मुझे? लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी इनिशियली 15x वर्कर्स थे, आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर्स बी 11x। ये मैंने लेट किया 15:11 रेशियो को देखते हुए, ठीक है। लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स be 15x and after reduction the number of workers be
11x। इस लाइन में कोई डाउट किसी को? ओके, नाउ अब मैंने लेट किया, लेट द ओरिजिनल वेजेस यानी सैलरी पर वर्कर भी 22y। x तो मैं यूज कर चुका हूं, तो सेम तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो नंबर ऑफ वर्कर्स का x सिंबल है और ये आपका सैलरी है, दोनों डिफरेंट है। लेट द ओरिजिनल वेजेस पर वर्कर भी 22y रुपीस एंड आफ्टर रिडक्शन द वेजेस पर वर्कर भी 25y रुपीस। ठीक है, एनी डाउट बोल देना, कुछ डाउट है तो। लेट द वेजेस, ओरिजिनल वेजेस पर वर्कर be 22y rupees and after reduction the wages per worker be rupees 25y। एनी डाउट? कोई डाउट यहां तक समझ में आया? नाउ अगर मैं आपसे पूछूं ओरिजिनली कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल वेजेस ओरिजिनली पेड बाय द कंपनी, तो आप में से कौन बताएगा? 15x is to 22y। वेजेस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय वेजेस पर वर्कर। भाई एक की सैलरी कितनी है वो देखो, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्कर्स कर दो, टोटल आपके पास आ जाएगा। तो टोटल वेजेस पेड बाय द कंपनी इन स्टार्टिंग, इन इनिशियली, नॉर्मली, दोनों को इनटू कर दोगे। किस किस को? 15x को मल्टीप्लाई बाय 22y, टोटल वेजेस इनिशियली आ जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने स्टार्ट किया। नाउ देयरफॉर टोटल वेजेस पेड बाय द कंपनी originally and after reduction, originally तो original number of workers 15x multiply by 22y rupees and after reduction number of workers 11x multiply by 25y rupees। बोलो कोई डाउट यहां तक? आप वापिस एक बार ज्वाइन करना फटाफट, है ना, 1 मिनट बचा है, इसको अपन कंप्लीट करेंगे, आगे देखते हैं ना। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? तो अब आपने जब इनका रेशियो निकाला तो इनका रेशियो लिख दोगे, और अगर वो रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वो देखते हैं। अब आपके पास इसमें कुछ गिवन तो है ही नहीं, बस इसमें आपसे यही पूछा है कि क्या होगा, रेशियो ही तो पूछा है, वैल्यू तो पूछी नहीं है, तो आप इनका रेशियो निकाल